अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर। अल्लाह ताला ने हर सेल को एक ख़ास शक्ल व सूरत दी है और वो शक्ल व सूरत उसके ख़ास काम के लिए दी गई है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स मुख्तलिफ़ शक्लों में पाए जाते हैं और उसी मुनासबत से उनके फंक्शंस भी परफॉर्म होते हैं। हमें मालूम है कि जानवर हों या पौधे हों, उनका जिस्म मुख्तलिफ़ किस्म के सेल से बना है और हर सेल का फंक्शन स्पेसिफ़िक है। और ये तमाम सेल जो एक जानदार में मौजूद होते हैं, एक दूसरे से मिल करके अपने काम सर अंजाम देते हैं और नतीजे के तौर पर लाइफ प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिज़म कंटिन्यू हो पाते हैं। एक किस्म के सेल दूसरी इकसाम के सेल से मुख्तलिफ़ हवालों से मुख्तलिफ हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर साइज़ एंड शेप की बात की जाए तो रेड ब्लड सेल ये गोल होते हैं क्योंकि इन्होंने एक ग्लोबुलर प्रोटीन हीमोग्लोबिन को कैरी करना होता है जो ऑक्सीजन खून में जज़ब करने के लिए हेल्पफुल होती है। ग्लोबुलर का मतलब भी राउंड होता है। नंबर 2, नर्व सेल्स ये लंबे होते हैं और नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। नर्व इम्पल्स क्या होती है? आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, आपके बैरूनी माहौल में जो ही कोई तब्दीली आती है, आपका जिस्म फ़ौरन इसको महसूस करता है और उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करता है। आपके हाथ पे कोई नुकीली चीज़ लग जाए, आप अपना हाथ फ़ौरन पीछे खींच लेते हैं। ये दरअसल कोऑर्डिनेशन है आपकी बॉडी की। आपकी बॉडी में ख़ास सेल्स होते हैं जिन्हें नर्व सेल कहते हैं। वो इस चेंज को फ़ौरन डिटेक्ट करते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ट्रांसफ़र करते हैं। ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को पढ़ता है और इसके मुताबिक आपके हाथों के मसल्स को ऑर्डर देता है। वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और पुल बैक हो जाते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन मूव करती है ब्रेन तक और ब्रेन से ऑर्डर आता है हाथों के मसल्स तक, ये नर्व इम्पल्स कहलाती है। ठीक है जी। तो ये लंबे लंबे होते हैं क्योंकि इन्होंने बॉडी में कोऑर्डिनेशन का काम करना होता है और सिग्नल ट्रांसफ़र करने होते हैं। जाइलम सेल्स की बात की जाए, ये ट्यूब नुमा होते हैं और इनकी दीवारें मोटी होती हैं और इनका काम पानी की नक्लो हरकत पौधे में जड़ों से तने और पत्ते तक मुमकिन बनाना है और पौधे के जिस्म को सहारा देना है। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। रूट हेयर्स के सेल्स जड़ों के साथ बारीक बारीक बाल होते हैं जिन्हें रूट हेयर्स कहते हैं। तो ये जो रूट हेयर्स के सेल्स हैं, इनका सरफेस एरिया बड़ा होता है क्योंकि इन्होंने ज़मीन में गहराई तक दाएं और बाएं मूव करना होता है ताकि जहां से पानी और नमकियात मिलें उनको जज़ब करके पौधों तक पहुंचा सकें। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेलीज, वो सेल जिनका काम कीमियाई मादे खारिज करना है, उनके अंदर कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी ऑपरेटस मौजूद होते हैं। नंबर 2, वो सेल जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं या करवाते हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इंडिविजुअल सेल पूरे जिस्म की फंक्शनिंग में अपना किरदार अदा करते हैं और झेल की कुछ मिसालों से इसको समझा जा सकता है। नर्व सेल्स का काम नर्व इम्पल्स कंडक्ट करवाना है, तो ये जिस्म की कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। मसल सेल ये सिकुड़ते हैं और फैलते हैं और आपके जिस्म को हरकत करने में मदद देते हैं। मसल दरअसल आपके जिस्म में हड्डियों के साथ जुड़ा हुआ गोश्त है। ये मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो आपका जिस्म हरकत करने के काबिल होता है। रेड ब्लड सेल की बात की जाए तो इनका काम ऑक्सीजन को कैरी करना है, जज्ब करना है और जिस्म का हिस्सा बनाना है। वाइट ब्लड सेल की बात की जाए तो ये जिस्म के अंदर मौजूद वो सिपाही हैं कि जो बैरूनी हमला आवर जरासीमों का मुकाबला करते हैं और इनका काम ब्लड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना और डिफेंस मैकेनिज़्म को एक्टिवेट करना है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करना है। इसी तरह स्किन के सेल्स रिसेप्टर का काम करते हैं, फ़िज़िकल बैरियर का काम करते हैं और बाहर से आने वाले जो सब्सटेंसेस हैं उनको रोक लेते हैं। कुछ को गुज़रने देते हैं, कुछ को रोक लेते हैं और रिसेप्टर के तौर पर ये टेम्परेचर, टच, पेन, इन फीलिंग्स को रियलाइज़ करवाते हैं, इन एहसासात को हम तक पहुंचाते हैं।
बोन के सेल्स की बात की जाए तो इनका काम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में कैल्शियम को इकट्ठा करना है ताकि हड्डियों को मजबूत किया जा सके और हड्डियों के सहारा देने के काम में उनकी मदद की जा सके। स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सेल एज एन ओपन सिस्टम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सेल एक ओपन सिस्टम के तौर पर काम करता है। जिन अशिया की ज़रूरत होती है मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए, सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए उन्हें इनटेक करता है। फिर मेटाबॉलिक रिएक्शन सरंजाम देता है। जो प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट बनती हैं वो सेल के अंदर स्टोर हो जाती हैं। जो इजाफ़ी अशिया होती हैं, जो फालतू मादे होते हैं, वो या तो ज़ख़ीरा कर लिए जाते हैं या सेल से बाहर ख़ारिज कर दिए जाते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल साइज़ एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। और ये एक कंसेप्चुअल टॉपिक है और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से कुछ एमसीक्यू की इंफॉर्मेशन है जो कि आपने मेमोराइज़ कर लेनी है। सेल का साइज़ मुख्तलिफ होता है और जो सबसे छोटा साइज़ है वो बैक्टीरिया का है और उस बैक्टीरिया का नाम माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है, स्मॉलेस्ट सेल्स। ठीक है जी। और इनका डायमीटर 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक होता है। सबसे बल्कीएस्ट सेल, सबसे बड़ा सेल बर्ड्स एग है। ठीक है जी, परिंदों का अंडा, और वो सबसे बड़ा ऑस्ट्रिच एग है। ठीक है जी। इसी तरह सबसे लंबा सेल मसल सेल और नर्व सेल्स हैं। ज़्यादातर सेल इन इंतहाओं के दरमियान होते हैं, ना बहुत लंबे होते हैं ना बहुत छोटे होते हैं। सेल साइज़ और सेल की शेप, इन दोनों का ताल्लुक़ सेल के काम से है। बर्ड्स एग बल्कि होते हैं क्योंकि इनके अंदर बड़ी तादाद में ग्रो करने वाले डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए ग़ज़ाई अज्जा का ज़ख़ीरा मौजूद होता है। इसी तरह मसल सेल्स लंबे होते हैं क्योंकि इन्होंने जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना होता है। नर्व सेल्स लंबे होते हैं क्योंकि इन्होंने मैसेजेस को जिस्म में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना होता है। जबकि दूसरी तरफ छोटे सेल्स के भी अपने फ़वाइद हैं। मिसाल के तौर पर इंसानी रेड ब्लड सेल्स सिर्फ 8 माइक्रोमीटर डायमीटर में होते हैं और ये इजीली मूव कर सकते हैं बारीक तरीन खून की नालियों यानी कैपिलरीज़ में भी। बहुत से सेल साइज़ में छोटे होते हैं इन रिलेशन टू देयर वॉल्यूम। जो लार्ज सेल्स हैं उनमें सरफेस एरिया कम होता है और जो स्मॉल सेल्स हैं उनमें सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट है कि किसी सेल का साइज़ जितना बड़ा होगा उतना उसका सरफेस एरिया एक्सपोज्ड टू एयर कम होगा, और किसी सेल का साइज़ जितना छोटा होगा उतना उसका सरफेस एरिया एक्सपोज्ड टू एयर ज़्यादा होगा। मिसाल के तौर पर एक चीज़ जिसका साइज़ 10 सेंटीमीटर है उसका ओपन एयर एक्सपोज्ड एरिया मुख्तलिफ होगा। अगर उसी चीज़ को 10 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, काट दिया जाए, तो काटने के बाद अंदर वाला हिस्सा भी एक्सपोज्ड टू एयर हो जाएगा और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा साइज़ के छोटा होने से। इस कंसेप्ट को आप डायग्राम से समझ सकते हैं। 2 डायग्राम्स मौजूद हैं। एक डायग्राम में एक बड़ा साइज़ है 30 माइक्रोमीटर, जबकि दूसरी डायग्राम में इसी ऑब्जेक्ट को छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड कर दिया गया है। 30 माइक्रोमीटर साइज़ में जो सरफेस एरिया है एक लार्ज क्यूब का वो 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर है। और जब छोटे साइज़ में छोटे पीसीज में इस क्यूब को डिवाइड किया इस तरह से कि एक क्यूब का साइज़ 10 माइक्रोमीटर था, तो जो सरफेस एरिया है वो तमाम 27 स्मॉल क्यूब्स का 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर में तब्दील हो गया, क्योंकि काटने के नतीजे में अंदर वाली सरफेस भी ओपन एयर हो गई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।